हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम PICA यानी कि पाइका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कंडीशन है वो पीडिया के अंदर आती है। पीडिया का एक डिसीज़ है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, तो कि ये एक हैबिट डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है ये, तो कि इट इज़ अ हैबिट डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, तो कि परसिस्टेंट एंड पर्पसफुल इंजेशन ऑफ अपेरेंटली अनसूटेबल सब्सटेंस विदाउट एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब इसके अंदर क्या होता है, तो कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो परसिस्टेंट मतलब कि कंटिन्यूअसली, पर्पसफुल मतलब कि जानबूझकर क्या करते हैं, तो कि ऐसी कुछ चीज़ है कि जो खाने लायक नहीं है उनको अपने मुंह के अंदर रख देते हैं। ठीक है, परसिस्टेंट एंड पर्पसफुल इंजेशन ऑफ अपेरेंटली अनसूटेबल सब्सटेंस विदाउट एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू। यानी ये जो चीज़ें हैं जो वो अपने मुंह के अंदर रख देते हैं ना, उनके अंदर कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। वो कौन कौन सी चीज़ें होती है उसके बारे में हम अभी 2 मिनट में आगे देखेंगे। अभी हमने इसकी डेफिनेशन की बात की है कि पाइका इज अ हैबिट डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ परसिस्टेंट एंड पर्पसफुल इंजेशन ऑफ अपेरेंटली अनसूटेबल सब्सटेंसेस विदाउट एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो जनरली क्या होता है कि जो बच्चा होता है उनका जब मोटर कंट्रोल अचीव हो जाता है ना, उनके बाद उनकी ऐसी हैबिट होती है कि उसके हाथ में जो भी चीज़ें आए ना वो उसको अपने माउथ के अंदर रख दे। ठीक है, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, देखते हैं कि soon after adequate motor control is achieved by the child, soon after adequate motor control is achieved by the child, he passes through hand to mouth stage of development। इसके अंदर क्या होता है, तो कि उसके हाथ के अंदर जो भी चीज़ें आती है उसको वो अपने मुंह के अंदर रख देगा। और ऐसा कब देखने को मिलेगा, तो कि सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब जो फर्स्ट ईयर होता है 1 to 12 मंथ का, उसका सेकेंड हाफ मतलब कि 6 to 12 मंथ्स के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड 12 मंथ्स के बाद ये जो कंडीशन है, जो हैंड टू माउथ वाला स्टेज, वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जो स्टेज है वो 18 मंथ्स के बाद भी परसिस्ट रहता है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड who can communicate well express an irresistible craving for certain known food substance। मतलब कि चाइल्ड जो बातें कर सकता है ना, वो हमें बताएगा कि मम्मा मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है या फिर ये खाने की, और वो जो खाने की डिमांड करेगा ना, जो खाने की वो डिमांड करेगा ना, वो इनएप्रोप्रिएट सब्सटेंस होगा। ठीक है, जो खाने लायक नहीं होगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर ली है हमने। इसके बाद हम देखते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। तो इटियोलॉजी के अंदर जनरली क्या है, तो कि आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी। अब जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके अंदर ये पाइका मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। एंड जो पाइका की कंडीशन है जो आयरन डेफिशिएंसी के अंदर देखने को मिलती है, तो हम आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट कर देंगे ना, सप्लीमेंटल आयरन उसको प्रोवाइड कर देंगे ना, उसके बाद ये जो कंडीशन है वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एंड पाइका हैव क्लियर एसोसिएशन इन एडल्ट्स विथ पेगोफेजिया। मतलब क्या होता है कि आइस ईटिंग। आयरन डेफिशिएंसी के अंदर जो पाइका की कंडीशन देखने को मिलती है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि इन लोगों को ऐसी कुछ चीज़ें खाने की इंस्टेंट क्रेविंग होती है। तो मोस्ट कॉमन कौन सी चीज़ खाने की क्रेविंग होती है आयरन डेफिशिएंसी के अंदर, तो कि आइस। ठीक है, उसको बोलते हैं पेगोफेजिया। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर हमने सबसे पहले बात कर ली है आयरन डेफिशिएंसी की। उसके बाद हम देखते हैं कि मेंटली सबनॉर्मल चाइल्ड। ठीक है, मेंटली अगर सबनॉर्मल चाइल्ड होगा उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वो भी एक इटियोलॉजिकल फैक्टर है। उसके बाद है अंडर नरिश्ड चाइल्ड। ठीक है, माल नरिश्ड चाइल्ड होगा तो उसको भी कुछ खाने की इंस्टेंट क्रेविंग होगी।
फिर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव एसोसिएशन भी है। फिर उसके बाद है चाइल्ड निगलेक्ट एंड पुअर सुपरविजन, ठीक है। उस चाइल्ड का ठीक से अगर कोई ध्यान नहीं रख रहा है तो वो कोई भी चीज़ें खाना शुरू कर देगा। फिर क्या है तो कि कल्चरल फैक्टर्स, कुछ कुछ कम्युनिटी के अंदर मर्ड ईटिंग एनकरेज किया गया है। उसके बाद है कि इमोशनल डिप्रिवेशन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड के साथ ठीक से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं उसके घर से, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। इमोशनल उसको कोई दिक्कत आ रही है तो वोम इन्फेक्शन, ठीक है। अब वोम इन्फेक्शन के अंदर क्या है कि वोम इन्फेक्शन जिस बच्चे को हो उसको भी कुछ खाने की इंस्टेंट क्रेविंग हो, उसको भी पाइका हो सकता है। एंड पाइका जिसको हो उसको वोम इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये लोग कुछ भी खा रहे होंगे, ठीक है। तो वोम इन्फेक्शन एंड पाइका ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। फिर उसके बाद है पुअर पेरेंटिंग, अगर उसके पेरेंट्स उस बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे तो। उसके बाद है प्रोलॉन्ग्ड पेरेंटल एब्सेंस, अगर बच्चा बहुत टाइम से घर पे अकेला रह रहा होगा, कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा है तो वो कुछ भी खाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो कॉमनली पाइका के अंदर इंजेस्ट किए जाते हैं, कॉमनली पाइका के अंदर खाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस है, सबसे पहले है क्ले, उसके बाद है मर्ड, अगर वो जो बच्चा है वो मर्ड खाता है तो उसको बोलते हैं जियोफिजिया। उसके बाद है स्टार्च, अगर वो बच्चा स्टार्च खाता है तो उसको बोलते हैं अमाइलोफिजिया। उसके बाद है पेंट, पेंसिल, लेड, आइस ईटिंग करता है तो उसको बोलते हैं पेगोफिजिया। ये मैंने आपको अभी ही बताया कि आयरन डेफिशिएंसी के साथ देखने को मिलता है। उसके बाद है लीव्स, यानी कि जो पत्ते होते हैं वो, कोल, सोप, सिगरेट बर्ड्स, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ये बच्चा खाता है, कोई भी हो सकता है, बट एज अ एग्जाम्पल मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई है, ठीक है। अब डेंजर्स क्या है तो कि ये कंडीशन अगर है तो इन्फेक्शन के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं ना। ये बच्चा कुछ भी जो हाथ में आए, ज़मीन पर पड़ा कचरा कुछ भी खाने लगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है तो कि इंजरी हो सकती है, अगर ऐसे कोई सब्सटेंस उसने खा लिए जो शार्प ऑब्जेक्ट हो, वो अगर उसने गलती से इंजेस्ट कर लिए तो परफोरेशन हो जाएगा ना उसके जीआईटी में किसी चीज़ का, वोम इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेड पॉइजनिंग हो सकती है, अगर लेड वाली कोई चीज़ उसने खा ली तो रिकरेंट वोमिटिंग हो सकती है एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे बच्चों का हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये बच्चा हमारे पास, पाइका वाला बच्चा हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे तो कि हम उसकी हिस्ट्री लेंगे कि उसको कब से ये हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें ये खाता है। एंड अगर मोस्ट कॉमनली ये आइस खाता है ना तो आयरन डेफिशिएंसी ही सस्पेक्ट करनी है। अगर नहीं भी खाता तो सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी हमें सस्पेक्ट करनी है। तो आयरन डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करनी है, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे तो कि सीबीसी करवाएंगे, ईएसआर करवाएंगे एंड इसका हीमोग्लोबिन कितना है वो चेक करवाएंगे, ठीक है। एंड अगर आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो हम आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है तो कि स्टूल एग्जामिनेशन करना है, जिसकी वजह से ये जो स्टूल एग्जामिनेशन है इसकी मदद से हमें क्या पता चलेगा, वोम का इन्फेक्शन है या नहीं ये पता चलेगा। फिर उसके जो पेरेंट्स है उसकी काउंसलिंग करनी है, एडिक्वेट सुपरविजन करना है, उस बच्चे का ठीक से ध्यान रखना है, ठीक है। एंड अगर ओल्डर चाइल्ड होगा, मतलब कि ये जो चाइल्ड है इसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसको हमें साइकी डिपार्टमेंट में रिफ़र करना है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है तो कि जो ये बच्चा है इसका फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसको चेंज करना है। एंड लेड पॉइजनिंग के लिए हमें स्क्रीनिंग करना ही है एंड आयरन डेफिशिएंसी के लिए हमें स्क्रीनिंग करना ही है, ठीक है। इनको हमें मिस नहीं करना है। तो ये कुछ मैनेजमेंट की बातें थी। आई होप आपको पाइका के बारे में समझ में आ गया है। सबसे पहले हमने क्या सीखा, इसकी डेफिनेशन सीखी, इसके बाद हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखा, उसके बाद हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे, इसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो कॉमनली इंजेस्ट किए जाते हैं पाइका वाले बच्चों के अंदर। फिर उसके बाद हमने देखा कि डेंजर्स कौन कौन से हो सकते हैं।
एंड लास्ट में हमने देखा कि इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है इस कंडीशन के बारे में। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू। एंड ये जो लेक्चर है, इसकी ये जो नोट्स है, अगर आपको वो चाहिए तो वो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। थैंक यू।